सर कर मैं कितनी मोहब्बत है। कितनी मोहब्बत है। आप सुन रहे थे मेरे साथ कितनी मोहब्बत है। कितनी मोहब्बत है भाग 54। अर्जुन के जाने के बाद अक्षत के कंधों पर एक नई जिम्मेदारी आ चुकी थी। अक्षत ऑफिस के लिए निकल चुका था। जैसे ही ऑफिस पहुंचा सभी उसे देखकर हैरान थे, क्योंकि आज से पहले अक्षत ऐसे फॉर्मल ड्रेस में ऑफिस तो नहीं आया था। अर्जुन की सेक्रेटरी वंदना उसके पास आई और कहा, सर आप यहाँ? हाँ, भाई एक हफ्ते के लिए काम से बाहर गए हैं, तो उनकी जगह काम मैं देखूंगा। आप उनके जाने के बाद आप उनका काम देख रही है ना, तो चलकर मुझे उनके कैबिन और काम को समझा दीजिए। अक्षत ने कहा, जी सर, आइए। कहकर वंदना अक्षत के साथ अर्जुन के कैबिन में चली आई। उसने अक्षत को अर्जुन का काम और कुछ पेंडिंग फाइल्स दी। सारा काम समझाकर जैसे ही वंदना जाने लगी, अक्षत ने कहा, मीरा मेरे लिए एक कप कॉफी भिजवा दोगी प्लीज? वंदना चौंकी और पलटकर अक्षत से कहा, सर मेरा नाम वंदना है। ओह आई एम सॉरी वंदना, क्या आप मेरे लिए कॉफी भिजवा देंगी प्लीज? अक्षत ने झेंपते हुए कहा, जी सर। कहकर वंदना मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। अक्षत ने फाइल अपने सर पर दे मारी। मीरा के प्यार में वो इतना खो चुका था कि अब हर किसी के लिए उसके मुंह से मीरा ही निकल रहा था। अक्षत ने काम पर कॉन्सेंट्रेट किया और काम करने लगा। पियोन कॉफी रखकर चला गया। ऑफिस में घूमते हुए विजय की नजर अक्षत पर पड़ी। उसे काम करते देखकर उन्हें काफी अच्छा लग रहा था और खुशी भी हुई। उधर घर में मीरा का अक्षत के बिना मन नहीं लग रहा था। कई बार उसने अक्षत का नंबर डायल किया और हटा दिया। वो उसे परेशान करना नहीं चाहती थी। निधि अपनी दोस्त के साथ बाहर गई हुई थी। मीरा को लग रहा था कि वह ऊपर अक्षत के कमरे में चली आए। उसने देखा अक्षत का कमरा फैला हुआ है, तो उसने उसे समेटना शुरू कर दिया। हर सामान को वह एक एक करके व्यवस्थित करती जा रही थी। उसे यह सब करना अच्छा भी लग रहा था। उसने अक्षत के कबर्ड में सारे कपड़े समेट कर रखे। जो कपड़े धुल कर आए थे उन्हें प्रेस करके रखा। सब काम खत्म हो गया। मीरा कमरे से जाने लगी तो नजर कमरे के उस कोने पर गई जहां अक्षत ने अपना प्रोजेक्ट बना रखा था। मीरा बड़े ध्यान से उसे देख रही थी। वो किसी कंपनी का प्रोजेक्ट था जो कि काफी उलझा हुआ था। उसके बीचों बीच इंग्लिश में लिखा हुआ था अमायरा। वो कोई डायमंड ब्रांड जैसा था। मीरा उसे समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नहीं समझ आया और काम खत्म करके कमरे से बाहर चली आई। इधर ऑफिस में अक्षत सबके साथ मीटिंग में था। विजय सबको किसी नए प्रोजेक्ट के बारे में समझा रहे थे, जो कि उनका सालों से सपना था। अब वो इस पर काम शुरू करना चाहते थे। अक्षत मीरा की यादों में खोया हुआ। तभी विजय ने कहा, अक्षत प्रोजेक्ट का लोगो तैयार हुआ? हाँ, वो मीरा ने कर दिया था। अक्षत ने यादों में खोए हुए कहा। सब अक्षत का जवाब सुनकर हैरान थे, साथ ही सोच रहे थे कि आखिर वो किस मीरा की बात कर रहा है। अक्षत, मैं प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूं। विजय ने उसे घूरते हुए कहा, सो सॉरी, वो लोगो 1-2 दिन में तैयार हो जाएगा पापा। अक्षत ने एक बार फिर झेंपते हुए कहा और उसके बाद अपना पूरा ध्यान मीटिंग में लगा लिया। मीटिंग खत्म होने के बाद सभी उठकर बाहर चले गए। अक्षत ने अपना लैपटॉप और फाइल को समेटा और जैसे ही जाने लगा, विजय ने कहा, पहला दिन है बेटा, काम का इतना लोड मत लो कि मीरा और प्रोजेक्ट में अंतर भी ना कर पाओ। सॉरी पापा, अक्षत ने कहा। इट्स ओके, शाम को मिलता हूं। कहकर विजय अपनी फाइल के साथ वहां से चले गए। अक्षत कैबिन में आया और मीरा को फोन लगाया। हेलो, पता है आज क्या हुआ? क्या हुआ? अक्षत ने सुबह कॉफी वाली बात से लेकर मीटिंग वाली बात मीरा को बता दी तो मीरा जोर जोर से हंसने लगी। उसे हंसता देखकर अक्षत ने चिढ़ते हुए कहा, तुम भी मेरा मजाक उड़ा रही हो? अरे नहीं, हमें बस आपकी बातों पर हंसी आ रही है। आप वहां हैं लेकिन आपका मन तो अभी तक घर में अटका पड़ा है। मीरा ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा। क्या मीरा, तुम भी? पापा प्रोजेक्ट के लोगों के बारे में पूछ रहे थे और मैं बेवकूफों की तरह उन्हें तुम्हारा नाम बता रहा था। अक्षत ने कहा। अमायरा, यही नाम है ना? मीरा ने सहजता से कहा।
तुम्हें कैसे पता? वेट, तुम मेरे रूम में गई थी? अक्षत ने हैरानी से कहा। सॉरी, लेकिन घर में अकेले मन नहीं लग रहा था तो हमने आपका रूम साफ कर दिया। काफ़ी फैला हुआ था। उसी वक्त आपके प्रोजेक्ट को भी देखा। आपको बुरा लगा तो आई एम सॉरी, मीरा ने कहा। बुरा नहीं लगा, बल्कि अच्छा लग रहा है। तुम मेरे लिए ये सब कर रही हो, और वो प्रोजेक्ट पापा का सपना है जिसे मैं और भाई पूरा करना चाहते हैं। पापा के लिए वो सबसे बड़ा सरप्राइज होगा। ये तो बहुत खुशी की बात है। आप जरूर कामयाब होंगे। थैंक यू मिस राजपूत। खाना खाया आपने? हाँ, बहुत अच्छा था। उसके लिए भी थैंक यू। आप काम कीजिए, हम नीचे जा रहे हैं। बाय, जल्दी आना। आए हाय, अब तो शाम का इंतजार करना पड़ेगा मुझे। अक्षत ने कहा तो मीरा हंसने लगी और फोन काट दिया। फोन रखकर वह कमरे से बाहर आई। दोपहर के 3 बज रहे थे। मीरा नीचे चली आई, दादी माँ के कमरे में, और उनके पास बैठकर बातें करने लगी। शाम को अक्षत आया तो काफी थका हुआ था। ऑफिस का पहला दिन और इस पर इतना काम। उसे अब समझ आ रहा था कि अर्जुन और पापा के कंधों पर कितनी जिम्मेदारियां थी। अक्षत फ्रेश होकर नीचे चला आया। राधा ने खाना लगाया। खाना खाने के बाद वह सीधा अपने कमरे में आकर लेट गया। लेटते ही उसे नींद आ गई। मीरा कुछ देर बाद ऊपर आई। कमरे का दरवाजा खुला देखकर वह अक्षत के कमरे में आई। अक्षत सो चुका था। मीरा उसके पास आई, नीचे गिरा कंबल उठाया और अक्षत को उड़ा दिया। कमरे की लाइट बंद कर वह अपने कमरे में चली आई। अक्षत से उसकी कुछ बात ही नहीं हो पाई। अगली सुबह से फिर वही रूटीन चालू हो गया। अक्षत का डाइनिंग टेबल पर आकर मीरा से चाय मांगना, नाश्ता करना और ऑफिस चले जाना। मीरा और अक्षत की इस वजह से अब बहुत कम बातें हो पाती थी, लेकिन मीरा खुश थी अक्षत को मेहनत करते देखकर। देखते देखते 1 हफ्ता गुजर गया। अर्जुन और नीता के वापस आने का टाइम हो चुका था, लेकिन राधा ने बीच में ही उन्हें सिद्धिविनायक जाकर माथा टेक कर आने को कहा, जिससे वे लोग 2 दिन के लिए वहीं रुक गए। अक्षत को अब तक ऑफिस का काम समझ आने लगा था। विजय उसकी मेहनत से खुश थे, लेकिन दिन में 1-2 बार वह वंदना को मीरा के नाम से पुकार ही लेता था। अब तक तो पूरे ऑफिस वालों को पता चल चुका था कि अक्षत की जिंदगी में कोई मीरा है। एक शाम मीरा किचन में सबके लिए चाय बना रही थी। उसने दादा दादी को चाय दी और राधा की चाय लेकर उसके कमरे में आई, लेकिन राधा वहां नहीं थी। मीरा ने चाय का कप टेबल पर रखा और प्लेट से ढक दिया। जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ी, उसकी नज़र टेबल पर रखे खत पर गई। हालांकि मीरा कभी इस तरह बिना इजाजत किसी की निजी चीजें नहीं पढ़ती थी, पर उस खत में ऊपर ही ऊपर अपना नाम देखकर उसे उठाने के लिए मजबूर हो गई। मीरा ने खत उठाया और पढ़ने लगी। प्रिय मीरा, ये मेरा तुम्हें आखिरी खत है। इसके बाद शायद अब कोई और खत लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मीरा, मैं जानती हूँ मेरे जाने के बाद तुम्हें बहुत परेशानियां देखी है और तुम्हें काफ़ी बुरे वक्त से भी गुजरना पड़ा है, लेकिन अब गम के वो बादल छट चुके हैं। मैं तुम्हें एक मजबूत और महफूज हाथों में सौंपने जा रही हूँ। हाँ मीरा, और वो मजबूत हाथ है मेरी सहेली राधा विजय व्यास के। तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि जिस घर में तुम इस वक्त रह रही हो वो घर मेरी सहेली का है। हाँ मीरा, राधा और मैं कॉलेज में साथ पढ़े हैं। वहीं मेरी और राधा की मुलाकात हुई थी। मैंने अपने जीवन की अधिकांश बातें राधा से बांटी है। उसने हमेशा अच्छे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया और आज भी दे रही है। इसके बाद खत खाली था। मीरा की आंखों से आंसू टपक कर खत पर आ गिरे। उसके हाथ कांप रहे थे। उसे एक धक्का सा लगा कि आज से पहले जितने भी खत उसे मिले वो उसकी माँ ने नहीं बल्कि राधा ने लिखे थे। मीरा बुत बनी उस खत को देखती रही। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर राधा ने उससे ये सब बातें क्यों छुपाई। अरे मीरा, तुम कब आई? राधा ने बाथरूम से बाहर आते हुए कहा। क्या आप हमारी माँ की दोस्त हैं? मीरा ने भीगी आंखों के साथ राधा को देखते हुए कहा। मीरा के मुंह से ये बात सुनकर राधा चौंकी और फिर शांत हो गई, क्योंकि वह जानती थी कि एक न एक दिन ये सच मीरा के सामने आना ही था। उन्हें खामोश देखकर मीरा उनके पास आकर बोली, बोलिए ना आंटी, चुप क्यों हैं आप? क्या आप हमारी माँ की दोस्त हैं? हमें जो खत मिलते थे क्या वो आपने ही लिखे हैं? आपने हमसे ये सब क्यों छुपाया आंटी? बताइए ना। मीरा की आंखों में नमी और आवाज में दर्द। एक पल को राधा का दिल भी भर आया। उसने मीरा के हाथ से खत लिया और उसे फाड़कर डस्टबिन में फेंकते हुए कहा, इस खत की अब शायद जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारे सारे सवालों का जवाब तुम्हें मिलेगा मीरा।
पर पहले यहां बैठो। राधा ने उसका हाथ पकड़कर उसे बेड पर बिठाया और खुद उसके सामने चेयर लेकर बैठ गई। उसने कुछ पल मीरा की आंखों में देखा और फिर कहने लगी, सावित्री से मेरी मुलाकात कॉलेज के दिनों में हुई थी और वही हम दोनों अच्छे दोस्त बने। वो मुझसे कभी कुछ छुपाती नहीं थी। उस वक्त मेरे पिताजी भोपाल में ही रहते थे। सावित्री पढ़ने में अच्छी थी, लेकिन धीरे धीरे उसका पढ़ाई से ध्यान हटने लगा। पता लगाया तो उसने मुझसे एक बात छुपाई थी। वो थी उसी कॉलेज में साथ पढ़ने वाले किसी राजपूत लड़के के प्यार में थी। हमारे जमाने में प्रेम विवाह को मंजूरी मिलना नामुमकिन ही था, पर सावित्री का ब्राह्मण परिवार से होना और मुश्किल। मैंने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। अमर तुम्हारे पिता के प्यार में वो इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, और फिर एक दिन घर वालों के खिलाफ जाकर उसने अमर से शादी कर ली। इस सदमे से तुम्हारे नाना जी गुजर गए और कुछ समय बाद तुम्हारी नानी माँ भी। उसकी शादी के बाद कई सालों तक मैं उससे मिल नहीं पाई। मेरी शादी विजय से हो चुकी थी और फिर कुछ सालों बाद सावित्री मुझे भोपाल में मिली। मैं बहुत खुश हूँ, पर जब उसने अमर के धोखे के बारे में बताया तो मुझे बहुत गुस्सा आया। हाँ, तुम्हारे पिता ने तुम्हारी माँ को धोखा दिया था। शादी के कुछ वक्त बाद जब अमर के घर वालों ने तुम्हारी माँ को अपना लिया, तब अमर किसी और औरत के चक्कर में पड़कर अय्याशी और नशा करने लगे थे। वे इतना गिर गए थे कि उन्होंने कई सालों तक सावित्री की कोख सुनी रखी। सावित्री हमेशा हमेशा के लिए वो सब छोड़कर भोपाल चली आई। तब तुम बहुत छोटी थी। उस वक्त तुम्हारे पिता सावित्री और तुम्हें ढूंढते हुए वहां आ पहुंचे। सावित्री ने उस वक्त बताया कि तुम्हारे दादाजी ने तुम्हारे पिता के हिस्से की जायदाद तुम्हारे नाम कर दी है और तुम्हारे पिता उसी को हथियाना चाहते हैं। उसने मुझसे मदद मांगी। आर्थिक मंदी के कारण मैं अर्जुन और आशु के साथ उस वक्त अपने पीहर में ही रह रही थी। मैंने उसे अपने किराए के घर में रखा। तभी उसने मुझे अपनी सारी कहानी सुनाई और फिर मैं विजय के साथ इंदौर चली आई। वो घर जो भोपाल में है वो मैंने सावित्री के लिए छोड़ दिया, लेकिन उसके बाद मैं हमेशा उसके संपर्क में बनी रही। सावित्री अपनी पहचान बदल कर रहने लगी और वैसे ही तुम्हें रखा, लेकिन उसने तुम्हें तुम्हारे पिता का उपनाम दिया क्योंकि वो उन्हें भूली नहीं थी। कुछ वक्त बाद अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गई। हमारी बातें सिर्फ खतों तक सिमट कर रह गई। एक समय बाद उसने मुझे बताया कि तुम इंदौर के किसी कॉलेज में पढ़ती हो, लेकिन व्यवस्थाओं के चलते मैं उसके खत का जवाब नहीं दे पाई। और उसके बाद पता चला कि वह अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में है, तो मैं उससे मिलने भोपाल चली आई। उसने हमेशा तुम्हें खुद से दूर रखा ताकि तुम्हें उसकी बीमारी और परेशानियों के बारे में पता न चले। उस शाम जब मैं भोपाल पहुंची तो देखा वो काफी कमजोर हो चुकी थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, उसकी सांसें उखड़ रही थी। उसने मुझे अपने पास बुलाया और मेरा हाथ अपने हाथों में लेकर मुझसे एक वादा लिया कि उसके जाने के बाद मैं तुम्हारा ख्याल रखूं। कुछ देर बाद वो जा चुकी थी और जाते जाते एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर डाल गई। अगली सुबह मैंने तुम्हें वहां पहली बार देखा था। तुम बिल्कुल अपने माँ जैसी ही थी हो मीरा, लेकिन तुम मुझे देख नहीं पाई और मैं वापस इंदौर चली आई। यहाँ आकर तुम्हारे बारे में पता किया तो पता चला कि तुम निधि की दोस्त हो। उस वक्त मैं तुम्हें ये सब बताती तो शायद तुम्हें विश्वास नहीं होता, और फिर निधि से तुम्हारे बारे में जानने की कोशिश की तो पता चला कि तुम काफ़ी स्वाभिमानी लड़की हो। इतनी आसानी से मेरी मदद नहीं लोगी। मैंने ही तुम्हारी वार्डन से बात करके तुम्हें वहां से निकलवाया ताकि निधि मदद के बहाने तुम्हें इस घर में ले आए और तुम हमेशा मेरी निगरानी में रहो। जब तुम इस घर में आई तो सिर्फ तुम ही नहीं आई थी, बल्कि अपने साथ अच्छा वक्त और खुशियां लेकर आई थी। घर में सब तुमसे खुश रहने लगे। विजय भी तुम्हें बहुत चाहते हैं, तुम्हारा सम्मान करते हैं। अर्जुन, जो अपने पापा से अपने और नीता के रिश्ते की बात कभी खुलकर नहीं कह पाता, उसे तुमने आसान कर दिया। मोना का सच सामने ले आई। घर वालों के साथ तुमने हर किसी का दिल जीत लिया मीरा। और मेरा आशु, उसे बदल दिया तुमने। आज वो हंसता है, मुस्कुराता है, सबसे बात करता है। ये सब तुम्हारी वजह से ही मुमकिन हुआ है। और तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि कुछ वक्त के लिए क्यों, क्या हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें इस घर में नहीं रख सकती। राधा ने आखिरी बात मीरा की आंखों में देखते हुए कहा। हम समझे नहीं। मीरा ने कहा, इस घर की छोटी बहू बनोगी? राधा ने उसका हाथ थामते हुए कहा तो मीरा का दिल तेजी से धड़क उठा। वह कुछ बोल ही नहीं पाई। उसे खामोश देखकर राधा ने कहा, मुझे कोई जल्दी नहीं है मीरा, तुम आराम से अपना फैसला ले सकती हो। आपसे एक बात पूछे? मीरा ने रुंधे हुए गले से कहा।
हाँ, राधा ने कहा। क्या हमारे पापा सच में बहुत बुरे इंसान थे? मीरा ने कहा। शायद। राधा का इस बात पर फैसला नहीं कर पाना उसे उलझन में डाल रहा था। नहीं आंटी, शायद नहीं। अगर वो बुरे इंसान होते तो माँ हमें उनका उपनाम क्यों देती? वो बुरे इंसान होते तो उस डायरी में उनका सच क्यों लिखती? वो हमें उनसे अनजान भी तो रख सकती थी। मीरा ने लगभग रोआ सा होकर कहा। मीरा, उस रिश्ते की हकीकत तो मैं भी नहीं जानती, पर इतना जानती हूं कि तुम्हारी माँ गलत नहीं थी। राधा ने कहा। क्या आप मेरे पापा को जानती हैं? मीरा ने कहा। राधा खामोश हो गई तो मीरा ने कहा, बताइए ना आंटी, क्या आप उन्हें जानती है? हम उनसे एक बार मिलना चाहते हैं, उनसे पूछना चाहते हैं कि उन्होंने हमारी माँ के साथ ऐसा क्यों किया। मीरा को परेशान देखकर राधा ने मीरा का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, उस रात जिसने तुम्हें बचाया था वही है अमर प्रताप सिंह, तुम्हारे पिता। क्या? मीरा ने हैरानी से कहा। हाँ मीरा, उस रोज मार्केट में जब तुमने उन्हें देखा था और मैं तुम्हें वहां से ले गई थी, मैं नहीं चाहती थी कि उसे पता चले कि तुम उसकी और सावित्री की बेटी हो, पर किस्मत उस रात एक बार फिर उन्हें तुम्हारे सामने ले आई। उन्होंने ना बल्कि तुम्हारी जान बचाई, बल्कि हॉस्पिटल में रुककर उन्होंने तुम्हारे फॉर्म में अपना नाम दिया, पिता के रूप में। वो इंसान चाहे लाख अच्छाइयाँ करे, लेकिन मैं उसे कभी माफ़ नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी वजह से मैंने सावित्री को इतने दुख में देखा था। मीरा ये सुनकर अवाक थी। उसके पापा 2 बार उसके सामने थे और वह उन्हें पहचान ही नहीं पाई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे तो राधा ने कहा, मुझे माफ़ कर दो मीरा, मैंने तुम्हें उनसे दूर सिर्फ इसलिए रखा है क्योंकि वो अच्छा इंसान नहीं है। जिस दिन उसे ये पता चला कि तुम उसकी बेटी हो, वो तुम्हें यहाँ से हमेशा के लिए ले जाएगा। मीरा ने अपने आंसू पोंछे और कहा, हम कहीं नहीं जाएंगे आंटी, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। हमें नहीं चाहिए उनकी करोड़ों की दौलत, उनका स्टेटस और उनका ये उपनाम। हम नफरत करते हैं उनसे, सिर्फ नफरत। कहते हुए वह राधा के गले आ लगी और फूट फूट कर रोनी पड़ी। राधा उसका सर सहलाती रही। आज मीरा को सच बताकर उसके मन का बोझ हल्का हो गया। उसने मीरा को चुप करवाया और उठकर टेबल पर रखा पानी लाकर उसकी ओर बढ़ा दिया। मीरा ने पानी पिया। राधा टेबल की तरफ आई और चाय का कप देखा तो पाया कि चाय ठंडी हो चुकी थी। उसने कप वापस रखते हुए कहा, चाय तो ठंडी हो गई। मीरा उठी और कहा, हम दूसरी बनाकर ले आते हैं आंटी। राधा मीरा के पास आई, उसके गाल को छूकर कहा, आंटी नहीं माँ, तुम हमें माँ कहकर बुला सकती हो। मीरा मुस्कुरा दी और राधा के लिए चाय लेने चली गई। राधा ने चैन की सांस ली और आकर अलमारी खोली। उसके दर्जे में रखी अपनी और सावित्री की बरसों पुरानी तस्वीर देखकर कहा, मैंने अपना वादा पूरा किया सावित्री, तुम्हारी बेटी मेरे घर की बहू बनेगी, छोटी बहू। सावित्री की तस्वीर को देखते हुए वह अपने पुराने दिनों को याद करने लगी। कुछ देर बाद मीरा उनके लिए चाय ले आई। उसने राधा को चाय दी और वहीं बैठ गई। राधा ने चाय का कप लिया और पीने लगी। मीरा देख रही थी आज राधा के चेहरे पर एक अलग ही सुकून था। चाय पीते हुए राधा गुनगुनाने लगी, रात अकेली है, बुझ गए दिए, जो भी चाहे कहिए। आगे का गाना मीरा ने पूरा किया तो राधा मुस्कुरा उठी। माँ और आप ये गाना कॉलेज में गाती थी ना एक साथ? मीरा ने कहा, हाँ, हम दोनों अक्सर ये गाना गुनगुनाया करते थे। ये फिल्म हमारी पसंदीदा थी। राधा ने चाय पीते हुए कहा, आगे सुनाइए ना। मीरा ने बड़े प्यार से कहा, सावित्री के बिना अकेले इस गाने को गाने का मन नहीं करता। राधा ने उदास होकर कहा, हम है ना, माँ की जगह हम गाएंगे। मीरा ने कहा, तुम्हें आता है ये गाना? राधा ने हैरानी से कहा, हाँ, हमने कई बार माँ को गुनगुनाते सुना था जब वो हमारे साथ थी। मीरा ने कहा, क्या सावित्री भी गाती थी ये गाना? राधा ने आंखों में चमक भरकर कहा, हाँ, लेकिन खुलकर नहीं, बस गुनगुनाती थी। आप सुनाइए ना। मीरा ने कहा। राधा ने आगे गाना शुरू किया।
राधा ने आगे गाना शुरू किया। तुम आज मेरे लिए रुक जाओ, रुत भी है फुर्सत भी है, तुम्हें ना हो न सही, मुझे तुमसे मोहब्बत है। मीरा ने भी वही लाइन दोहराई तो राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, मोहब्बत की इजाजत है तो चुप क्यों रही है। ये बहुत ही पुराना गाना है और ये मुझे नहीं आता। हाँ, मैंने इसे लिखा जरूर है और सुना भी है। दोनों हंसती मुस्कुराती रही। शाम होने लगी तो अक्षत के आने का वक्त हो चला था। मीरा अपने कमरे में चली आई, लेकिन अभी भी उसका मन बेचैन था। वह शीशे के सामने आकर खड़ी हो गई और खुद को देखते हुए कहने लगी, मीरा, ये तो क्या कर रही है? तू जानती है कि वो आदमी तुम्हें यहाँ से ले जाएगा। तुम्हें कुछ तो ऐसा करना होगा जिससे वो तुम्हें यहाँ से ना ले जा सके। पर क्या? सोचो मीरा, ऐसा क्या है जो तुम्हें इस घर में रोक सकता है? मीरा अपने ही अंतर मन से झूंझती रही और कुछ देर बाद उसके कानों में अक्षत की बाइक की आवाज पड़ी। अक्षत आ चुका था। मीरा एक फैसला लेकर नीचे चली आई। अक्षत घर आया। आज उसे देर हो चुकी थी। खाना खाकर वह ऊपर चला आया। बालकनी में खड़ा फोन पर किसी से बात कर रहा था कि मीरा वहां आई। मीरा को वहां देखकर अक्षत ने उसे कुछ देर रुकने का इशारा किया और फोन पर बात करता रहा। अक्षत ने फोन जेब में रखा और मीरा की ओर पलटा। उसे परेशान देखकर अक्षत ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर किया और कहा, क्या हुआ मीरा, तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, मीरा ने कहा। हाँ कहो। आप हमसे कितना प्यार करते हैं? मीरा ने कहा। ये कैसा सवाल है? तुमसे प्यार है बस है, इसमें कितना क्या, किस लिए? अक्षत ने कहा। शादी करेंगे हमसे? मीरा ने कहा। प्यार किया है तो शादी तो करूंगा ना मीरा, अक्षत ने प्यार से कहा। अभी कर सकते हैं? मीरा ने बेचैन होकर कहा। ये तुम्हें क्या हो गया है मीरा, अभी शादी कैसे हो सकती है? अक्षत ने कहा। प्यार करते हैं तो शादी कर सकते हैं ना, मीरा ने कहा। हाँ, लेकिन अभी कैसे कर सकता हूं मीरा, अभी मुझे तुम्हारे साथ वक्त बिताना है। बाकी लोगों की तरह बाहर जाना है, तुम्हारे साथ ड्राइव्स पर जाना है, साथ में मूवी देखनी है, अच्छे मोमेंट शेयर करने हैं। अक्षत ने मीरा को समझाते हुए कहा। ये सब शादी के बाद भी कर सकते हैं अक्षत जी, मीरा ने कहा। अक्षत ने मीरा का चेहरा अपने हाथों में लिया और प्यार से उसे अपने करीब लाकर कहा, क्या हुआ है तुम्हें मीरा? तुम जानती हो इस वक्त मैं ऑफिस के कामों में इतना उलझा हुआ हूँ। पापा को मुझसे बहुत उम्मीदें हैं। जैसे ही भाई आता है मैं सारा काम उन्हें सौंप कर पापा से हमारे रिश्ते की बात कर लूंगा। वैसे भी अभी मैं शादी जैसी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं हूँ। मेरे एग्जाम का रिजल्ट बाकी है। वो ले जाएंगे हमें, मीरा ने लगभग रोते हुए कहा। कौन ले जाएगा तुम्हें? तुम सिर्फ मेरी हो, ऐसे कोई कैसे तुम्हें ले जा सकता है? अक्षत ने कहा। आप नहीं समझ रहे हैं, अगर हमारी शादी हो गई तो फिर उनका कोई हक नहीं बनता हम पर, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मीरा रो पड़ी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अक्षत ने उसे संभाला और कहा, मीरा मेरी बात सुनो, मेरे होते हुए तुम्हें कोई नहीं ले जा सकता। तुम सिर्फ मेरी हो और मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, ट्रस्ट मी मीरा। मीरा ने कुछ नहीं कहा और वहां से जाने लगी। अक्षत की बातों से पहली बार उसका विश्वास डगमगाने लगा था। जैसे ही मीरा चली, अक्षत ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और कहा, मीरा ऐसे मत जाओ। मीरा रुक गई। अक्षत उसके सामने आया और उसके आंसू पोंछकर कहने लगा, बस कुछ वक्त की मोहलत चाहिए मीरा, मैं सब सही कर दूंगा, तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, हम हमेशा साथ रहेंगे, खुश रहेंगे, बस कुछ वक्त। मैं ऐसे एकदम से पापा से हमारी शादी की बात नहीं कर सकता मीरा। अपनी मोहब्बत को सही साबित करने का एक मौका तो दो। मैं नहीं जानता वो कौन सा डर है जिससे तुम इतना परेशान हो रही हो, पर मैं तुम्हें ऐसी हालत में नहीं देख सकता। मीरा ने अक्षत की आंखों में देखा और कहा, अगर नहीं देख सकते तो फिर कर लीजिए ना शादी। अक्षत खामोश हो गया। वह खुद नहीं समझ पा रहा था कि ऐसी स्थिति में वह क्या करे। मीरा ने उसे चुप देखा तो वहां से चली गई और इस बार अक्षत ने उसे नहीं रोका। तो दोस्तों,
ये था कितनी मोहब्बत है भाग 54। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहें कितनी मोहब्बत है मेरे साथ। और कहानी अगर आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं जल्दी, बाय बाय।